हालांकि आप बोल सकते हैं ठीक है ना, ये आंख तक पहुंच रहा है ना, ये आंख तक पहुंच रहा है, मतलब ये तो जाके इसके सीने पे लग रहा है, ये तीर तो इसके सीने पे लगा है, तो यहाँ लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो कॉर्नर पे चमकता हुआ दिखेगा। तो हमारा मकसद ये होता है ना कि फेस से बाहर ना निकले, जब मेरे ऑर्गन पे पड़ेगा तो फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्रिटिकल एंगल और टीआईआर का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा हो और रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के पैरेलल हो जाए, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हम उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर आपने किसी रे को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे भेजा तो बच्चों वो बाहर निकलने के बजाय अपने ही मीडियम में वापस लौट आएगा, और इस प्रोसेस को हम प्यार से कहते हैं TIR, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ TIR की, यानी हम देखेंगे कि हमारे आम जीवन में TIR के कॉन्सेप्ट का कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला यूज है मिराज। तो बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहाँ रोड पर क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे पानी दिख रहा है। तो सवाल है, क्या सही में यहाँ पानी है? अरे भाई, तो दिख रहा है तो होगा। लेकिन बच्चों, आप यकीन मानिए, मैं फिजिक्स की कसम खाए कहता हूं कि यहाँ पर पानी नहीं है। और ऐसा आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कई बार गर्मी के दिनों में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको दूर रोड पर कहीं पानी दिखता है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो या तो वो गायब हो जाएगा, नहीं तो फिर और दूर आपको पानी दिखेगा। मतलब आप इसके जितना करीब आएंगे ये और आपसे दूर चलता चला जाएगा। ठीक है, तो पानी दिखेगा लेकिन आपको कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पानी है ही नहीं। तो बच्चों, ये हमारे नज़रों का वहम होता है जो TIR की वजह से होता है। ठीक है, और रोड पर तो छोड़ो बच्चों, अगर आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे ना गर्मी के दिनों में, तो आपको पूरा समंदर वाला फीलिंग आएगा। ठीक है, जैसे आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये पूरा पानी है, लेकिन आप यकीन मानिए यहाँ पानी नहीं है। हालांकि किसी को दिखाओगे तो वो लड़ जाएगा आपसे कि कैसा नहीं हो सकता है कि पानी नहीं है, हैं? लेकिन बच्चों, नहीं है पानी, आप यकीन मानिए। और इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ठीक है, रीज़न ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर गर्म होता है वो डायरेक्ट सनलाइट से नहीं होता है। सनलाइट पहले अर्थ के सरफेस को गर्म करता है, और अर्थ के सरफेस से जो रेडिएशन निकलता है उससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो यही वजह है कि सबसे ज़्यादा गर्मी सरफेस के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, जैसे पहाड़ों पे ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ना बच्चों? इट इज़ जस्ट समथिंग लाइक कि जैसे कोई तवा गर्म हो रहा है, तो अगर हम उस पर मतलब जस्ट तवा पे सटा के हाथ नहीं रखना है, तवा के जस्ट थोड़ा सा ऊपर हाथ रखोगे तो बहुत दाग लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे हाथ जल रहा है ना बच्चों? सटाना हालांकि नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रखना। लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर करोगे तो वैसे वैसे गर्मी कम फील होगी आपको। तो ऐसे ही कुछ होता है हमारे एटमॉस्फेयर के साथ भी। धरती का सरफेस एक गर्म तवे की तरह है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको सरफेस के आसपास मिलेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि एक कॉन्सेप्ट और आप जानते हैं कि जब भी चीज़ें गर्म होती हैं तो फैलती हैं, और फैलने का मतलब रेयरर। तो धरती के सरफेस के आसपास की जो हवा है वो थोड़ी रेयरर होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे, अब ऊपर का मतलब ये नहीं कि आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, मतलब हल्का सा ऊपर जाओगे तो चूंकि टेम्परेचर हल्का सा कम हो रहा है, यानी एयर जो है वो डेंसर होता जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो जैसे एक फोटो आपको दिख रहा होगा जिसमें ये रेगिस्तान है और यहाँ एक हबीबी खड़ा है। बच्चों, हबीबी का मतलब होता है अरबिक में जेंटलमैन, महाशय, है ना? तो एक आदमी खड़ा है और आप शायद महसूस कर पा रहे होंगे कि यहाँ वाला जो एयर है ना वो थोड़ा रेयरर आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर वाला थोड़ा डेंसर होगा, उसके ऊपर वाला और डेंसर, इसके ऊपर वाला और डेंसर। क्यों भाई? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है का मतलब हुआ हवा जो है वो सिकुड़ा हुआ होगा। अरे बच्चों, टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब हवा फैला हुआ है, तो टेम्परेचर कम का मतलब हवा सिकुड़ा हुआ होगा, हवा की डेंसिटी ज़्यादा होगी। आप समझ रहे हैं? ठीक है बच्चों, तो हम एक बात कह सकते हैं यार कि नीचे वाले एयर का जो लेयर है वो थोड़ा रेयर होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे हवा जो है वो रेयरर होता जाएगा। ठीक है, अब सामने एक पेड़ है, पेड़ पे एक चिड़िया है। अब मान लो बच्चों ना, चिड़िया से एक लाइट निकल के आया। ठीक, अब बताओ ये लाइट कहाँ जाने वाला है? तो ये लाइट तो सीधा ऐसे आके ज़मीन से टकरा जाने वाला है, इसकी आँख तक तो नहीं पहुँचेगा। हाँ, इसकी आँख तक कोई और रे पहुँचेगा, ये वाला रे पहुँचेगा, ये तो नहीं पहुँचेगा ना। लेकिन देखिए एटमॉस्फेयर का कमाल
कि वो इस रे को घुमा के इसकी आंख तक पहुंचा देगा। और कैसे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं ना बच्चों, ये वाला जो लेयर था एयर का वो डेंसर था, और नीचे वाला क्या है, रेयरर है। यानी रे जो है वो डेंसर से रेयरर में जाना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों वो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा इधर मुड़ गया। फिर जो एयर है, नीचे वाला जो एयर है ऑब्वियसली वो रेयरर है, तो लाइट एक बार फिर से डेंसर से रेयरर में जाना चाह रहा है, तो फिर ये नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है, फिर ये नॉर्मल से दूर भागेगा। अच्छा, एक चीज़ आप महसूस कर रहे होंगे कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे ये वाला थोड़ा ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और रे डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो बच्चों आपको याद होगा, कभी भी रे डेंसर से रेयरर में जा रहा हो और एंगल को अगर आप लगातार बढ़ाते चले जाएं, तो एक ऐसा भी समय आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो फिर रिफ्रैक्शन ना होके रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी रे अपने मीडियम में वापस लौट आएगा। ठीक है, तो मान लो बच्चों ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है आई, वो ग्रेटर देन आई सी हो जाए, तो क्या होगा? क्या ये रे अब आगे जाएगा? आगे जाएगा तो बच्चों खतरा है ना? तो नहीं जाएगा, ये अपने मीडियम में वापस लौट जाएगा। क्लियर है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, मतलब ये घटना कि सिर्फ किसी एक ही रे के साथ हुई होगी क्या? नहीं, और भी बहुत सारी रेस जो आई होंगी वो ऐसे ही मुड़ मुड़ के इसके तक पहुंची होंगी। तो हालांकि आप बोल सकते हैं ठीक है ना, ये आंख तक पहुंच रहा है ना ये आंख तक पहुंच रहा है, मतलब ये तो जाके इसके सीने पे लग रहा है, ये तीर तो इसके सीने पे लगा है और ये तो इसके सर के ऊपर से गुजर गया। लेकिन इनके बीच में तो कोई रे होगा ना बच्चों, रे बीच में तो कोई होगा ना, बीच में जो इसकी आंख तक भी पहुंचा होगा। आप समझ रहे हैं? तो देखिए, जो रे जाके धरती में समा जाना था वो रे मुड़ के इसकी आंख तक पहुंच गया। और हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से लाइट निकल के अगर आपकी आंख तक पहुंच रहा है तो वो चीज़ आपको दिखाई देगा। लेकिन सवाल है बच्चों कि ये चीज़ इसको कहाँ दिखाई देगा? वहाँ दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि ये जो दो रेज हैं, है ना बच्चों, जो कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद इसकी आंख तक पहुंची हैं, जाहिर सी बात है ये इमेज बनाएंगी। और इमेज कहाँ बनेगा? तो इसके लिए हम इन दोनों रेस को मिलाएंगे, इधर तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हमको इसको पीछे मिलाना होगा। यानी इस इंसान को वो जो चिड़िया है वो यहाँ दिखेगी। तो तुमको क्या लग रहा है, बस चिड़िया दिखेगी? नहीं यार, पूरा का पूरा पेड़ दिखेगा इसको। तो इसको ऐसा महसूस होगा कि सामने एक पेड़ तो है ही, अरे डायरेक्ट पेड़ तो खैर दिखेगा ही, डायरेक्ट पेड़ से भी बहुत सारा लाइट निकल के इसकी आंख तक डायरेक्टली पहुंच रहा होगा। तो सामने पेड़ तो दिखेगा ही, लेकिन उसका इमेज नीचे दिखेगा। और आप बताइए ऐसी फीलिंग कहाँ आती है? तो नदी किनारे आती है। अरे नदी किनारे अगर कोई पेड़ है तो आप जब पेड़ को देखेंगे तो उसकी छाया, उसका जो इमेज है वो आपको पानी में दिखता है। और एक और कमाल की बात पता है क्या है? ऐसा ये जो एयर का लेयर है ये सब ऐसा हिलता डुलता रहेगा, हल्का फुल्का हिलेगा ऐसा। तो अगर ये हिलेगा तो ये भी थोड़ा थोड़ा हिलता हिलता आपको दिखेगा। तो एकदम आपको फील आएगा कि जैसे यहाँ पानी है। एक्चुअली में देखो, पानी हमको दिखता नहीं है, पानी तो ट्रांसपेरेंट चीज़ है और ट्रांसपेरेंट चीज़ें हमको नहीं दिखती हैं। उसमें किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन हो, है ना बच्चों, या कुछ मिक्स हो जाए, उसमें धूल वगैरह आ जाए, तब वो चीज़ हमको दिखेगा। लेकिन एकदम जैसे मान लो कोई कांच है, कोई ग्लास है, एकदम 100% ट्रांसपेरेंट है, तो आपको दिखेगा ही नहीं, आप जाके उसे टकरा जाएंगे, है ना। तो यहाँ पानी होने का फील इसलिए आता है क्योंकि इस चीज़ का इमेज यहाँ बनता है। आप समझ रहे हैं? तो जैसे आप थोड़ा ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें बच्चों, तो या तो मतलब इन सब चीज़ों का इमेज बन रहा है, लेकिन सवाल है यहाँ किस चीज़ का इमेज बन रहा है भाई? यहाँ किस चीज़ का बन रहा है? अरे यार, तो ऊपर पूरा आसमान है, आसमान से जो लाइट आ रहा था वो घूम के आपकी आंख तक पहुँच गया। और आसमान किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। और समंदर भी किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो इसीलिए आपको फील होगा कि यहाँ समंदर है, पूरे आसमान का इमेज नीचे बन रहा है। आप समझ रहे हैं? तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि हमको यहाँ पानी होने का फील आता है। ठीक है, और जो चीज़ मैंने समझाया है वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। तो अगर बोर्ड के एग्जाम में आपसे कभी पूछेगा तो आप लिख देंगे। हालांकि ये सब रटना नहीं है बच्चों, आप इसको समझ के लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट मैं आपसे एक पूछता हूँ कि मान लो बच्चों ये कोई मीडियम 1 है और ये उसका क्रिटिकल एंगल है। ठीक, ध्यान से देख लो, क्रिटिकल एंगल का मतलब हुआ कि रे जो होगा वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, है ना बच्चों। जो आपका ये वाला रे है वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। और ये एक दूसरा मीडियम और ये उसका क्रिटिकल एंगल है।
सही है। तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा कि इसका क्रिटिकल एंगल कम है और इसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है। आपको बताना है, आप ये कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को पॉज करके पहले सोच लेना कि दोनों में से कौन सा मटेरियल ज़्यादा अच्छा माना जाएगा टीआईआर के लिए। मतलब हमको टीआईआर कराना है, टीआईआर ही मेरा मकसद है, तो दोनों में से मैं किसको उठाऊंगा? सोच के बताओ, कमेंट करना बच्चों, वीडियो पॉज करके सोच लो। हो गया? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो होगा क्या ना कि जैसे मान लो बच्चों ये 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, और मान लो ये 60 डिग्री है, सही है। अब हम ना हर 1 डिग्री पर एक रे भेजते हैं, मतलब 0 डिग्री पे भी भेजा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते पूरे 90 डिग्री तक हमने रेज भेजा। तो ऐसा तो देखा जाए तो 91 रेज हो गई, ठीक है ना, क्योंकि 0 डिग्री को भी तो हमने काउंट कर लिया। चलो छोड़ो हटाओ, 90 रेज हमने भेजा, 90 रेज भेजा। तो ये क्या करेगा, ये 30 रेज को बाहर निकालेगा और जो 60 रेज हैं, यहां से लेकर यहां तक 60 रेज हैं, उनका टीआईआर कराएगा, क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हुई है। तो इसने 60 रेज का टीआईआर करा दिया है ना बच्चों। लेकिन इसमें अगर तुम हर एक एंगल पर एक रे भेज रहे हो, टोटल समझो 90 रेज भेज रहे हो अप्रोक्सीमेटली, तो ये 60 रेज को बाहर निकाल देगा और मात्र 30 रेज का टीआईआर कराएगा। इतने से रेज का ही टीआईआर कराएगा, जबकि ये इतने से रेज का टीआईआर कराएगा। आप समझ रहे हैं? इसने क्या कराया, तो सिर्फ 30 रेज का टीआईआर करा। आप बताइए ज़्यादा अच्छा कौन माना जाएगा? तो जाहिर सी बात है टीआईआर के लिए ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसने ज़्यादातर रेज का टीआईआर करा दिया। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना यार, कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ मीडियम 1 ज़्यादा अच्छा मटेरियल माना जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा रेज का टीआईआर करेगा, है ना बच्चों। और हाँ, कॉन्सेप्ट तो ये है कि आईसी कम तो टीआईआर ज़्यादा। जिसका क्रिटिकल एंगल कम होता हो ना, वो ज़्यादा रेज का टीआईआर करेगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ होता है। तो बच्चों अगर म्यू ज़्यादा रहेगा तो आईसी कम होगा, और आईसी कम होगा तो टीआईआर ज़्यादा होगा। अरे बोलना यार, आईसी कम होगा तो टीआईआर ज़्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि म्यू ज़्यादा तो आईसी कम तो टीआईआर ज़्यादा। तो हम लोग डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं कि जिस मटेरियल का म्यू ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेज का टीआईआर करेगा, मतलब उसको अच्छा माना जाएगा टीआईआर के लिए, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना, फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि जिसका म्यू ज़्यादा होगा वो टीआईआर के लिए अच्छा मटेरियल माना जाएगा। और बच्चों आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा म्यू जो होता है, वो जो मटेरियल्स हमारे लिए नोन है उनमें डायमंड का होता है, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, विच इज़ 2.42। समझ गए? तो अगर म्यू ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसका क्रिटिकल एंगल काफ़ी कम होगा। तो बच्चों याद रखना, इसका क्रिटिकल एंगल होता है 23 डिग्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मात्र 23 डिग्री 23 डिग्री तक के रेज को ही ये बाहर भेजेगा, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी रेज को वो अंदर ही भेज देगा। तो ये ज़्यादा रेज का टीआईआर करता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर टीआईआर। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि बच्चों ये डायमंड इतना चमकता क्यों है। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि डायमंड जो है वो कॉर्नर्स पे चमकता है। आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ वहाँ ही आपको, है ना बच्चों, ज़्यादा चमकता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और डायमंड को इतने फेसेस में क्यों कट किया जाता है, मतलब क्यूब टाइप का डायमंड क्यों नहीं होता है ना, स्फेरिकल डायमंड, क्यूबिकल डायमंड, ऐसा क्यों नहीं होता है कि डायमंड में इतने सारे फेसेस कट किए जाते हैं। एक तो छोटा सा डायमंड होता है और 75 फेसेस कट किए जाते हैं, क्यों? तो मैं इसका रीज़न आपको समझाता हूँ। रीज़न ये है कि मान लो बच्चों डायमंड को हमने क्यूबिकल शेप का बना दिया, तो क्या है कि जब भी कोई रे बाहर से इस डायमंड में एंटर करेगा ना बच्चों, अच्छा एक बात याद रखना, कोई भी रे रेयरर से डेंसर में हर हाल में एंटर करता है। प्रॉब्लम होती है डेंसर से रेयरर में जाने की। जब डेंसर से रेयरर में जा रहा होगा तो हो सकता है वो बाहर निकले, हो सकता है तो टीआईआर हो जाए। लेकिन जब भी रे रेयरर से डेंसर में जाएगा ना तो वो जाएगा ही यार, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो अंदर जाएगा और जाहिर सी बात है सीधा ना जाके वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। अब अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें और मान लो बच्चों ये एंगल 70 डिग्री है, मतलब अच्छा खासा एंगल दिख रहा है, 90 से मतलब ठीक है, थोड़ा ही कम है ये, तो 70 डिग्री। तो बच्चों अगर ये डायमंड है
तो 23 डिग्री के बाद किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर आप इसको इंसिडेंट करते हैं तो टी आई आर होगा। तो 70 डिग्री पे तो ऑब्वियसली टी आई आर होगा, मतलब ये रे बाहर नहीं निकलेगा। फेस से एंटर तो कर गया लेकिन इस फेस से ये बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, इसका टी आई आर होगा। अब बच्चों अगर यहां मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो जाहिर सी बात है ये 70 डिग्री है तो ये 20 होगा, क्योंकि बच्चों देखा जाए तो ये 90 डिग्री है ना। अब एक बात बताओ यार, क्या यहां टी आई आर होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल 23 डिग्री है और ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, तो टी आई आर नहीं होगा बच्चों, ये रे बाहर निकल जाएगा। जबकि हमको ना रेस को ट्रैप करके रखना है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी रे जो, मतलब कोई नहीं, मतलब हम नहीं चाहेंगे कि ज़्यादातर रेस जो है वो फेस से बाहर निकले। हम चाहेंगे कि अंदर ही वो ट्रैप रहें। और कहाँ से बाहर निकले? कॉर्नर से बाहर निकले। अब मान लो बच्चों 50 रेज ने फेस से एंटर किया, ठीक है, अब उसमें से मान लो 40 रेज जो हैं वो एकदम कॉर्नर से बाहर आ रही हैं, तो क्या होगा ये बताओ? मतलब ज़्यादा रेज, इतनी सारी रेज एक कॉर्नर से बाहर आ रही हैं, तो यहाँ लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो कॉर्नर पे चमकता हुआ दिखेगा। तो हमारा मकसद ये होता है ना कि फेस से बाहर ना निकले, निकल के कॉर्नर से निकले, ताकि कॉर्नर थोड़ा चमकता हुआ दिखे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि फेसेस की संख्या बढ़ा देते हैं, हम कुछ ऐसा कर देते हैं। अब इसमें देखो क्या होगा बच्चों, मान लो कि कोई रे आया तो जाहिर सी बात है यार नॉर्मल की तरफ थोड़ा तो मुड़ेगा ही, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिख रहा होगा आपको। अब ये वाला एंगल अगर मान लो 70 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये भी होगा। अब जब ये रे आगे बढ़ेगा और इससे टकराएगा तो अब ये वाला जो एंगल है वो अच्छा खासा एंगल दिख रहा है। देखो बच्चों, अगर मान लो सरफेस ऐसा होता है, सरफेस ऐसा होता है, तो अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी कम है, हो सकता है 23 डिग्री से कम हो जाए, और 23 डिग्री से कम हो जाता तो यहाँ से बाहर निकल जाता। तो हमने क्या किया ना, इस फेस को थोड़ा ऐसे कर दिया, तो ऐसे कर देने से अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 23 डिग्री। तो जिसकी वजह से फिर यहाँ टी आई आर हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपको 23 से तो ज़्यादा ही दिख रहा है, फिर यहाँ भी टी आई आर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? फिर यहाँ भी टी आई आर हो जाएगा, फिर यहाँ भी टी आई आर, और जब वो कॉर्नर पर पहुँचेगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना बच्चों। यानी हमने रेज को ना ट्रैप कर लिया इसके अंदर। डायमंड अपने अंदर रेज को ट्रैप कर लेता है, और वो कहाँ से निकालेगा उनको? तो इतनी सारी रेज को वो एक छोटे से पॉइंट से निकालेगा जो कि उसका कॉर्नर होता है। इसीलिए डायमंड अपने कॉर्नर्स पे चमकता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ फेसेस को बढ़ाने की वजह क्या है। समझ गए आप? ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप इसको याद रखेंगे। चलिए, जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो बच्चों, और आई थिंक कि तुम खुद से कर पाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कहता है अ रे ऑफ लेजर ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इज इंसिडेंट एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट डायमंड एयर इंटरफेस एंड इट इज गोइंग फ्रॉम डायमंड टू एयर। अच्छा बच्चों, अच्छा, तो मान लो कि ये डायमंड है, ठीक है, ये डायमंड है, सही है, और रे जो है वो डायमंड से एयर में जा रहा है और 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है, तो क्या होगा? रे बच्चों ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल 23 डिग्री होता है और ये तो 30 डिग्री है, तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट हुआ तो ये बाहर थोड़े निकलेगा, ये तो अंदर ही रह जाएगा, यानी इसका रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बस रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ से आएगा? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है ना यार? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। तो बच्चों टी आई आर का तीसरा यूज देखो, पहला हमने मिराज देखा था जिसकी वजह से हमको वो पानी वाली फील आ रही थी, दूसरा हमने डायमंड देख लिया उसमें भी टी आई आर होता है, और तीसरा और सबसे ज़्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट जो टी आई आर का जो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा जहाँ यूजफुल है वो है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कि जैसे एक ना फाइबर का बना हुआ रेसा टाइप का बच्चों, पतला सा रेसा टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, आपको ढेर सारा रेसा दिख रहा होगा, और ये भी अपने अंदर लाइट को ट्रैप कर लेता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। आप इधर से लाइट भेज रहे हैं, ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि लाइट जो, हालांकि थोड़ा बहुत लाइट यहाँ से निकल रहा है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्टिकल फाइबर नहीं है। बहुत अच्छा ऑप्टिकल फाइबर होता तो लाइट यहाँ से नहीं निकलता, वो सीधे एंड पॉइंट पे निकलता है।
तो बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, लेकिन हम चाहे ना तो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए लाइट को मोड़ सकते हैं। हालांकि लाइट का पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन हम क्यों मोड़ सकते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑप्टिकल फाइबर कि मतलब आप यहाँ से लाइट भेजेंगे तो वो आपको सीधे एंड पॉइंट से निकलता हुआ दिखेगा। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर एक फ्लेक्सिबल सिलिंड्रिकल शेप का वायर टाइप का होता है, जिसके ऊपर ना एक कोटिंग होती है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला है हम इसको कोर कहते हैं, और ये जो कोटिंग होती है इसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 है, तो बच्चों यहाँ पर कोर डेंसर होता है और क्लैडिंग जो होती है वो रेयरर होती है, ठीक है। यानी μ1 ग्रेटर देन μ2, है ना। कोर डेंसर है, क्लैडिंग रेयरर है, ठीक। अब यहाँ से ना हम कोई लाइट भेजेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ से लाइट भेजेंगे तो जाहिर सी बात है हवा से किसी डेंसर मीडियम में जा रहा है तो ये जाएगा ही, क्योंकि रेयरर से डेंसर में तो वो किसी कीमत पे जाता है, ठीक है। तो वो अंदर की तरफ जाएगा ही और नॉर्मल की तरफ भी मुड़ेगा। अब हम इसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ना, मतलब μ1 और μ2 को हम इस तरीके से सेट करके रखते हैं कि यहाँ पर TIR हो जाए, मतलब ये वाला जो एंगल हो वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, ताकि ये रे जो है बाहर निकले ही ना, ठीक है बच्चों। तो फिर वो अंदर रह जाएगा। अब अगर मान लो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला थीटा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों ये वाला भी तो थीटा ही होगा ना। तो यहाँ पर जब थीटा एंगल पे TIR हो गया था तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी थीटा एंगल पे TIR होगा, यानी ये फिर जाएगा, फिर यहाँ भी थीटा ही होगा तो फिर यहाँ भी थीटा ही होगा, यानी लगातार इसका TIR होता जाएगा बच्चों। अरे तो रे का पाथ तो स्ट्रेट ही है ना, ये मुड़ रहा है बस TIR की वजह से, आप समझ रहे हैं। और फिर जब वो इस एंड पर निकलेगा तो फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, समझ गए आप। हाँ, तो इससे अगर हम चाहें ना तो लाइट रे को कई हजार किलोमीटर तक भेज सकते हैं, किसी भी ऑप्टिकल सिग्नल। जैसे हमने आपको याद होगा देखा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, और रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है अगर आपको याद हो तो। और हमारे मोबाइल वगैरह से जो रेडिएशन निकलता है या कम्युनिकेशन सिस्टम में जो रेडिएशन यूज किया जाता है ना बच्चों, सैटेलाइट से मोबाइल तक आया है ना, आपका जो डिश टीवी होता है उसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है वो सब रेडियो वेव होता है। तो ऑप्टिकल सिग्नल को ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर, अच्छा ये ऑप्टिकल फाइबर वर्ड आपने खूब सुना होगा, जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम, जिसमें एक तार आपके घर तक आता है, तो बच्चों यही ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है इसमें। और रेडियो वेव्स को, जो मोबाइल में यूज होने वाला या इंटरनेट वगैरह में यूज होने वाला जो वेव होता है वो रेडियो वेव होता है, उसको इसी के जरिए भेजा जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो सिग्नल होता है उसका लॉस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है TIR का। तो जैसे अगर आपने 100 रे भेजा ना बच्चों, तो 100 का 100 रे यहाँ आएगा, 100 का 100 रे यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसका लॉस नहीं होगा। यानी जितनी रेज आप वहाँ भेजेंगे 100 किलोमीटर दूर भी आपको उतनी ही रेज मिल जाएंगी, है ना बच्चों। तो इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर से जो इंटरनेट का कनेक्शन हमको मिलता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आप समझ रहे हैं। और एयर वाला जो होता है ना उसका स्ट्रेंथ कम होता है, क्योंकि मान लो आपके मोबाइल से कोई रेडिएशन निकला तो बहुत सारा जो रेडिएशन है वो रास्ते में ही लॉस हो जाएगा। लेकिन वही तार के जरिए भेजोगे, और तार में भी ऑप्टिकल जरिए फाइबर के जरिए भेजोगे तो सिग्नल का लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो ये खूब यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। और कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया वही सब यहाँ लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो बच्चों सबसे पहला यूज तो वही होता है ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स। जैसे इंटरनेट वगैरह में जो सिग्नल्स को हम भेजते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए भेजते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सब ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ठीक है। ये कोई कॉपर ओपर का तार नहीं होता है, ये फाइबर का बना हुआ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। अगला है विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन। बच्चों जैसे कुछ दिन पहले मेरे भी पेट में प्रॉब्लम था, तो ऐसा ही एक डिवाइस डॉक्टर ने मेरे माउथ के जरिए मेरे पेट में डाला था, समझ रहे हो, और उसमें ऑप्टिकल फाइबर था। मैं समझाता हूँ होता क्या है। जैसे ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है ना, इसमें लाइट है और ऑप्टिकल फाइबर है, दोनों है। लाइट का भी एक सोर्स होगा और ऑप्टिकल फाइबर भी होगा। तो लाइट जब मेरे ऑर्गन पे पड़ेगा तो
फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, और वापस जब आएगा तो वो ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करेगा। और हमने क्या देखा, ऑप्टिकल फाइबर लाइट को ट्रैप कर लेता है, तो वो घुमा के ऐसे ऐसे करके सामने, अब उससे एक स्क्रीन जुड़ा होता है, उस स्क्रीन पे दिखा देता है। आप समझ रहे हैं? तो इस प्रोसीजर के जरिए हम चाहें तो अपने बॉडी के ऑर्गन्स की जांच कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़े, मान लो कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैंने बोला डॉक्टर से पेट दर्द कर रहा है, तो थोड़े कि पहले यहाँ छेद के देखेगा कि हाँ लीवर तो ठीक है, अब थोड़ा यहाँ छेद के देखते हैं कि अपेंडिक्स का क्या हाल है। वो एक जगह कहीं छेद करेगा या माउथ के जरिए डाल के, और पूरे पेट का ही स्थिति देख लेगा कि कहाँ क्या है। तो यहाँ ऑप्टिकल फाइबर के कॉन्सेप्ट का यूज होता है, ठीक है। और आपने डेकोरेटिव लैंप्स मेला वगैरह में देखा होगा, ऐसा मिलता है जिसमें यहाँ से लाइट एंटर करता है लेकिन रास्ते से ना निकल के सीधे बाहर निकलता है। तो बहुत ही खूबसूरत इल्यूजन हमको मिलता है, और हम सजाने के लिए ऐसे लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, जेईई मेन एंड नीट 2002 और 1 में पूछा है कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है वो कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से होता है? स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब तो हमने पढ़ा भी नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर होगा मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू द इंटरनल रिफ्लेक्शन? हालांकि टोटल वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन ठीक है, वो TIR की ही बात कर रहा है। तो कौन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है? तो डिफरेंस बिटवीन अपरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ अ पॉन्ड। अब इसका तो नहीं पता है, बाकी सब देख लेते हैं। हाँ बच्चों, मिराज जो होता है वो तो TIR की वजह से होता है। ब्रिलियंस और डायमंड, डायमंड जो इतना चमकता है वो भी ये TIR की वजह से ही होता है। एंड ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट भी TIR की वजह से। तो कौन, मतलब हमको तो ये बताना है कि कौन सा नहीं होता है। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, क्योंकि बाकी ये तीनों होते हैं, यही नहीं होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब TIR का अगला कॉन्सेप्ट जो है ना वो प्रिज्म में होता है। और प्रिज्म बच्चों 5 फेस का ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें एक तो ये बेस हो गया, और एक इस साइड में फेस है, एक इस साइड में फेस है। ये और ये तो रेक्टेंगल्स है ना बच्चों, बेस भी रेक्टेंगुलर है, जाहिर सी बात है, ये वाला भी रेक्टेंगल, ये वाला भी रेक्टेंगल। लेकिन सामने और पीछे वाला जो फेस है वो ट्रायंगुलर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है ना कि आप इधर से लाइट भेजेंगे, है ना, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, फिर जब आप यहाँ नॉर्मल करेंगे तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा। और प्रिज्म का काम होता है किसी भी रे को अपने बेस की तरफ मोड़ देना, ठीक है। तो प्रिज्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। फिलहाल हम ये देखने जा रहे हैं कि TIR का कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे यूज होता है। तो बच्चों हम चाहें तो प्रिज्म की सहायता से किसी भी रे के पाथ को मोड़ सकते हैं। कैसे, बताता हूँ मैं आपको। जैसे 90 डिग्री पे मोड़ना है तो आप एक राइट एंगल्ड प्रिज्म ले। बच्चों ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, जिसमें ये 45 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये भी 45 डिग्री होगा। और मान लो सामने कोई ऑब्जेक्ट है, AB नाम का ऑब्जेक्ट है। अब इसके सर से एक लाइट निकलता है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ क्या है ना कि रे परपेंडिकुलरली सरफेस से टकरा रहा है तो वो सीधा निकल जाएगा, आप जानते हैं, ये मुड़ता नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचेगा तो ये वाला जो एंगल होगा, आप जानते हैं ना कि 45 डिग्री होता है। और अगर ये प्रिज्म ग्लास का बना है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो ग्लास ही मान लेना, तो हम जानते हैं कि ग्लास के केस में 45 डिग्री पे TIR होता है। अरे बोलना यार, स्टेटमेंट लिखा था हम लोगों ने, ग्लास के केस में 45 डिग्री पर TIR होता है, ठीक है। तो TIR होगा का मतलब ये रे बाहर ना निकल कर अंदर ही रह जाएगा, और यहाँ वो सरफेस के परपेंडिकुलर था तो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली A से लाइट निकला, ये वाला एंगल एक बार फिर से 45 डिग्री, तो TIR होगा। क्या देखा आपने बच्चों, हमने रे के पाथ को 90 डिग्री मोड़ दिया। अब आप चाहें तो यहाँ इसका इमेज फाइंड कर सकते हैं। हाँ ये अलग बात है कि बेचारे का सर का जो इमेज है वो यहाँ बनेगा और पैर का जो इमेज है वो यहाँ बनेगा, मतलब आदमी ऐसा दिखेगा, मतलब खड़ा हुआ आदमी ऐसा लेटा हुआ आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ स्क्रीन लगाएंगे, ठीक है, तो आपको ये रेज दिखेंगे, क्योंकि ये रियल इमेज बनेगा। रेज सही में प्रेजेंट है और रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ स्क्रीन लगाएंगे तो आपको इसका इमेज यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि हमको रे को 180 डिग्री मोड़ना है, तो एक बार फिर से आपको राइट एंगल्ड प्रिज्म ही लेना है, जिसमें ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है, ठीक है। अब मान लो बच्चों यहाँ पर कोई इंसान है AB,
अब इसके सर से एक रे निकला, तो जाहिर सी बात है बच्चों यहाँ पर यार 45 डिग्री होगा। कैसे बच्चों, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब चूंकि ये 90 है तो ये भी 45 और ये 45, तो फिर ये 45 डिग्री पर TIR हो जाएगा। तो जब वो यहाँ पहुँचेगा तो फिर ये वाला जो एंगल होगा वो 45 होगा। कैसे, तो अगर ये 45 है बच्चों, ये 45 तो ये भी 45, तो ये भी 45 और ये 45 तो फिर ये 45, ये 45 तो ये 45, तो फिर TIR होगा। इसका मतलब ये बाहर निकलने की बजाय 45 डिग्री पे ही इधर की तरफ आ जाएगा। तो क्या देखा आपने, हमने रे को 180 डिग्री मोड़ दिया। अरे रे उधर जा रहा था अब इधर जाने लगा तो 180 डिग्री मोड़ दिया। ठीक है, सिमिलरली उसके पैर से भी अगर एक लाइट निकलता है तो उसका भी TIR होगा, क्योंकि ये वाला एंगल भी तो 45 डिग्री होगा और ग्लास के केस में 45 डिग्री पर TIR होता है। तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ TIR होगा, फिर इधर मुड़ के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने रे को 180 डिग्री मोड़ दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम यह है कि इसका जो बाल है बी जो है बी का जो इमेज होगा वो नीचे बनेगा और ए का जो इमेज होगा वो ऊपर बनेगा। अरे देखना यार, ये ऊपर वाले का इमेज नीचे बना है और नीचे वाले का इमेज ऊपर बना है, तो सामने अगर स्क्रीन रखोगे तो उल्टा इमेज तुमको मिलेगा। ठीक है, उल्टा इमेज मिलेगा, हमारा मकसद तो 180 डिग्री मोड़ना था ना। क्लियर है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का ना यूज़ किया जाता है, पता है कहाँ, जैसे जो बाइनोकुलर्स होती हैं, जो दूरबीन होता है ना, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे लाइट इतने दूर में आता है, आपने देखा होगा सामने का सेक्शन बड़ा सा इतना सा होता है। अब उस लाइट को मोड़ के हमको हमारी आंख तक पहुंचाना है, तो मोड़ने के लिए अंदर में अगर आप कम दाम के बाइनोकुलर्स खरीदेंगे तो मिरर होता है, और ज़्यादा दाम के खरीदेंगे तो उसमें प्रिज्म्स यूज होता है लाइट को मोड़ने के लिए। क्यों बच्चों, क्योंकि जो मिरर होता है ना वो 100% रिफ्लेक्शन नहीं करता है, 100% रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, कुछ रेज को वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा। लेकिन ये जो है ये बच्चों, ये एकदम 100% रिफ्लेक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिसमें 100% रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज आपको मिलेगा। तो महंगी चीज़ों में लाइट को मोड़ने के लिए हम प्रिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं, मिरर्स का नहीं करते हैं। समझ गए आप? ठीक है, तो ये कुछ NCERT में दी गई चीज़ें थी जहां हम मतलब ऐसे फेनोमेनन के बारे में हमने देखा जिसमें हम TIR के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और TIR से रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।